हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को गॉस लॉ क्या है और गॉस लॉ का हम कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट केसेस में, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कारण जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने रॉड का निकाला था, फाइनाइट रॉड और इनफाइनाइट रॉड का, और ऐसे हमने जो डिस्क का निकाला था, रिंग का निकाला था। तो आज हम जो है यहाँ पर गॉस लॉ पढ़ेंगे और गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है कि हम इजीली जो इन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड एंगल की, क्योंकि हम यहाँ पर सॉलिड एंगल यूज होगा। सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे हम एंगल जानते हैं, रेडियन एंगल, तो उसमें हम क्या कहते हैं, एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं। जो कोई भी आर्क है हमारे पास, तो आर्क किसी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है सॉलिड एंगल, कोई ये है पॉइंट और ये आर्क है। ये आर्क यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। सपोज थोड़ी देर के लिए हम इसको स्पेसिफाइड कर देते हैं, ये सर्कुलर आर्क है, तो ये जो है एंगल थीटा हो गया। तो आर्क की लेंथ हम क्या मान लेते हैं, एस हमने मान ली। तो और ये जो है आर डिस्टेंस, ये भी आर, क्योंकि सर्कुलर आर्क है तो ये भी आर डिस्टेंस हो गई। तब जो थीटा को हम डिफाइन करते हैं इन रेडियन, तो ये क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये हो गया। तो यानी एस अपॉन आर, ये रेडियन में होगा। ठीक है, ये एंगल हम डिफाइन करते हैं। ऐसे हम सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि 2D में है, वो 3D में। कोई सरफेस जो है क्या होगा, किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है, तो कौन टाइप का बनाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ये पॉइंट है, स्फेरिकल सरफेस मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर ये ऐसे 3 डायमेंशन, ये जो एंगल बनेगा 3 डायमेंशन, तो ये जो टोटल ये 3 डायमेंशन जो एंगल बनेगा यहाँ पर, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर इसका एरिया हम, इसका जो रेडियस है ये आर है, आर स्क्वायर के बराबर ले लें, ये आर स्क्वायर के बराबर हमने इसका एरिया ले लिया, तब जो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा 3 डायमेंशन में, तो वो क्या होगा, 1 स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है, तो 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। 1 स्टेरेडियन की यहाँ से डेफिनेशन आएगी। तो सॉलिड एंगल किसे कहते हैं, डी ओम या डी ओमेगा से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डी ओमेगा, डी ओम। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, जो एरिया है, एरिया ऑफ द सरफेस अपॉन आर स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर इसका एरिया एस, मान लीजिए कैपिटल एस एरिया है इसका, तो कैपिटल एस अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब जैसे हम देखते हैं कि अगर क्या करें हम, कि पूरा हम सरफेस ले लेते हैं, पूरा स्फीयर ले लेते हैं, या क्लोज्ड सरफेस कोई भी है, तो वो उसके सेंटर पर या उसके अंदर किसी पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा क्लोज सरफेस, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया हमको पता है, यहाँ पर डी ओम कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस हो गया, आर स्क्वायर हो गया अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी 4 पाई स्टेरेडियन। तो 4 पाई स्टेरेडियन जो है ये क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन एंगल ये सबटेंड करेगा इसके सेंटर पर। तो ये सॉलिड एंगल था। तो सॉलिड एंगल का ध्यान रखना। और सरफेस एरिया, यहाँ पर जो ये सरफेस एरिया लेते हैं, ये एरिया, सरफेस एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट। यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी सरफेस है, ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, जैसे हम इसका एरिया के मैग्नीट्यूड, इसका एरिया जितना भी है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मान लीजिए इसका क्या 10 मीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, 10 सेंटीमीटर यानी 10 मैग्नीट्यूड का हम एक वेक्टर बनाएंगे, जो क्या होगा, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, इस पर एक नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, उसकी डायरेक्शन नॉर्मल होगी, कहीं पर भी बना दीजिए नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी, और लेंथ कितनी होगी उसकी 10। तो उसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर कह देते हैं। एक्चुअली एरिया स्केलर क्वांटिटी है, परंतु यहाँ पर हम क्या डिफाइन करते हैं, एक एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं। एरिया वेक्टर किस प्रकार से डिफाइन होता है, सरफेस के
नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, उस जिस सरफेस का हम एरिया वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं उसके एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये एरिया वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर हम लेते हैं नॉर्मल डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो आएगा एस की जगह पर। सरफेस एरिया जो है ये, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर में तो क्या होगा, हमेशा रेडियस के अलॉन्ग ही होता है नॉर्मल, परंतु अगर स्फीयर नहीं है, कोई अदर इरेगुलर क्लोज सरफेस है, तो हम उसके नॉर्मल डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, उस डायरेक्शन में जो उसके एरिया का क्या कंपोनेंट है वो हम लेंगे यहाँ पर। तो ये था सॉलिड एंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। किसे कहते हैं फ्लक्स? किसी सरफेस से कोई क्वांटिटी अगर फ्लो हो रही है तो हम क्या कहते हैं उसको, उसका फ्लक्स कहते हैं। कितनी क्वांटिटी उसमें फ्लो हो रही है उसकी, वो फ्लक्स किसी सर्टेन सरफेस एरिया से। तो यहाँ पर भी हम जो है इलेक्ट्रिक के टर्म्स में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखें तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का जो पाथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज नॉन यूनिफॉर्म, तो ये जिस पाथ में ये मूव करेगा, जहाँ पर भी ये जाएगा, जो भी इसका पाथ होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की ट्रेजेक्ट्री जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे कह देते हैं, फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कोई सरफेस है, ये छोटा सा सरफेस हम ले रहे हैं, इसमें कोई बड़ा सरफेस है, इसमें हमने छोटा सा सरफेस ले लिया। ये ds सरफेस है और ds सरफेस वेक्टर ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। तो ये ds वेक्टर ये हो गया है, इसका जब ये थीटा एंगल बना रहा है, सपोज यहाँ जब कंपोनेंट लेंगे ds cos थीटा ले लेंगे, ds cos थीटा। तो ds cos थीटा, अब ये फ्लक्स क्या कहलाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ लाइन्स जो पास हो रहे हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस जो भी पास हो रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो E है, E और ds cos थीटा, इसके डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट है, इसका जो प्रोडक्ट आता है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। ये d फाई हो जाएगा। तो d फाई को हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds, E डॉट ds लिख सकते हैं। यानी जो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है E डॉट, इस स्मॉल एरिया से, अगर ये कोई S सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया S है, तो इसका सरफेस इंटीग्रेशन हम ले लेंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस इक्वल टू E डॉट ds हो जाएगा। ये हो गया सरफेस एरिया, सरफेस इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा हमारे पास। ये फ्लक्स की डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा। ये टोटल, यानी यहाँ से हम डिफाइन भी कर सकते हैं नॉर्मल डायरेक्शन में ds कि ये इसका नॉर्मल थीटा 0 हो जाएगा, नॉर्मल cos 0 1 हो जाएगा, E डॉट E ds हो गया। अगर हम ds को 1 रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना भी होगी किसी सरफेस पर, तो वो उसके क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जगह जगह चेंज होगी, यहाँ पर कुछ और हो सकती है, यहाँ पर कुछ और हो सकती है। तो इसलिए हम स्मॉल पार्ट के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, बहुत छोटे से एलिमेंट्री पार्ट के लिए डिफाइन करते हैं, वहाँ पर सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। तो यानी हम कहते हैं कि यूनिट सरफेस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलेगा उस सरफेस पर, वो क्या हो जाएगा, उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। तो वो होगा, तो E डॉट ds हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। अब हम बात करते हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। अब प्रश्न आता है क्या वो पॉइंट चार्ज हो सकता है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। अगर किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज है तो उस सरफेस से जो भी फ्लक्स पास होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन या दैट पॉइंट चार्ज। यानी कहने का मतलब ये है, कोई चार्ज हमने ले लिया, कोई सरफेस हमने ले रैंडम, कुछ भी सरफेस हो सकता है,
ये इसके अंदर इंक्लोज है। तो इससे जो फ्लक्स पास होगा बाहर की ओर को टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स को हम कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया था हमने थोड़ी देर पहले, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे इस सरफेस में डी एस, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज वहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू। क्यू ये चार्ज है, या जो भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्यू को हम निकाल सकते हैं उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो डी वी हो जाएगा वो। मान लीजिए यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डी वी वॉल्यूम है उसका जो एलिमेंट्री पार्ट है, डी वी में जो है, और चार्ज डेंसिटी रो है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और ये चेंज भी हो सकती है, नॉट जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो, रो जो है डिस्टेंस के साथ वेरी भी कर सकती है। तो हम उसके लिए जैसे रो इक्वल टू डिस्टेंस के आर हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है तो के आर रख देंगे यहाँ पर, तो डी वी इसका वॉल्यूम हो गया, तो ये चार्ज डी, तो यानी रो डी वी जो टोटल चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके 1/ε0 टाइम्स, या अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके क्यू के 1/ε0 टाइम्स ये होता है टोटल फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस से जो पास होता है। और ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि अगर ये चार्ज पॉइंट चार्ज इसके अंदर ना होके अगर ये बाहर है तो बाहर से जो नेट ये है, अब इस सरफेस से जो भी फ्लक्स पास होगा, ये फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये जो फ्लक्स क्या होगा, ये फ्लक्स जो है जीरो हो जाता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। तो अगर चार्ज जो है इंक्लोज नहीं है, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करिए या पॉइंट चार्ज करिए, ये सरफेस के बाहर है, सरफेस के अंदर इंक्लोज नहीं है, तो टोटल फ्लक्स ई डॉट डी एस इस सरफेस से जो पास होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमारे क्या है, गॉस लॉ के स्टेटमेंट हैं। तो अब इस गॉस लॉ को हम किस प्रकार से प्रूफ करेंगे यहाँ पर देखते हैं। पहले हम फर्स्ट का प्रूफ कर रहे हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कर रहे हैं इसके। देख कोई भी हम रैंडमली सरफेस ले सकते हैं। हमने क्या लिया, कोई भी ऐसे सरफेस बना दिया, ये बना दिया सरफेस, इसके अंदर हमने कोई चार्ज इंक्लोज कर दिया, सपोज ये यहाँ पर चार्ज है, इसके अंदर ले रखा है, क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। अब इस पॉइंट चार्ज से हमने जो है ये जो फ्लक्स पास हो रहा है ये हमने ले लिया है, इसके जो जहाँ जहाँ कट कर रहा है दो सरफेस बनेंगे। देखिए एक सरफेस ये बनेगा छोटा सा यहाँ पर, एक सरफेस ये बन रहा है, एक सरफेस ये बन रहा है, इसको मैंने कह दिया S1 कह दिया। एक सरफेस ये बन रहा है, इसको मैंने कह दिया S2, और एक सरफेस ये बन रहा है छोटा सा एलिमेंट्री यहाँ पर S3। तीन सरफेस हमने ले लिए, DS1 DS2 D कर दो, DS2 DS3, तीन सरफेस ले लिए, और कोई सरफेस कट नहीं कर रहा है, ये फ्लक्स जो है छोटे छोटे पार्ट हमने ले लिए। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर सपोज E3 है, देखो क्यू के कारण ये E3 हो गया, और ये सरफेस एरिया वेक्टर ये हो गया DS3। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया, सरफेस एरिया इधर हो जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन में, DS2 हो जाएगा, एरिया वेक्टर DS2 हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉटेड लाइन से जोड़ दीजिए लाइन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहाँ पर ही होगा, परंतु मैग्नीट्यूड हर जगह पर अलग अलग हो सकता है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये E1 हो गया, E1 बाहर की ओर को, प्लस चार्ज हम मान रहे हैं इसको, प्लस क्यू चार्ज इंक्लोज है इसके अंदर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर को होगा, और इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, सपोज नॉर्मल बना दिया हमने यहाँ पर ये। इसके बीच में एंगल θ1 मान लेते हैं हम, ये θ1, इसके और इसके बीच में θ2 हो जाएगा, या इसको θ2 मान लेते हैं, ये पाई माइनस θ2 हो जाएगा, पाई माइनस θ2, ऐसे ये θ3 हो गया। ये हमने एंगल बना दिए तीनों के। तो इतनी बात समझ में आ गई, कोई सरफेस रैंडम सरफेस हमने ले लिया, तो इसमें जो है Q पॉजिटिव चार्ज हमने इंक्लोज कर दिया, पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, तो इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है, इसको जो है जब फ्लक्स इससे बाहर को आ रहा है सरफेस से, तो इसको तीन जगह पर कट कर रहा है। देखिए यहाँ पर, कहीं पर यहाँ पर लेंगे, यहाँ से फ्लक्स ले रहे हैं तो एक ही जगह पर कट करेगा ये, यहाँ पर हमने ले लिया तो तीन, थोड़ा और जनरल करने के लिए हमने जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा सरफेस बन रहे हैं, वहाँ पर ले लिया हमने, ये तीन जगह कट कर रहा है।
तो यहाँ पर हमने ds1 सरफेस मान लिया, ds2 सरफेस मान लिया, ds3, तो ds1 वेक्टर और ds2 वेक्टर और ds3 वेक्टर बना दिए कि सरफेस एरिया वेक्टर जो है सरफेस से बाहर की ओर होगा। ये ds3 यहाँ का सरफेस ये बन रहा है तो बाहर की ओर होगा, यहाँ पर सरफेस ये बन रहा है तो यहाँ की ओर होगा। और e1 e2 e3 सपोज यहाँ पर इन 3 पॉइंट जहाँ पर कट कर रहे हैं इनको नाम भी दे देते हैं, a b c पॉइंट दे दिया, इसको o कह दिया हमने। तो a पर जो है ये e1 और ds1 की जगह एंगल θ1 है, यहाँ पर θ2 ये मान लिया हमने, तो पाई माइनस θ2 जाएगा ये वाला एंगल, ये θ3 हो गया, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब हम टोटल फ्लक्स जो पास होगा, तो यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स प्लस यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स प्लस यहाँ से पास होने वाले फ्लक्स को हम देखेंगे। तो नेट फ्लक्स कितना पास होगा वो हम निकालते हैं। तो नेट फ्लक्स पास होगा तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, E1 डॉट ds1 प्लस E2 डॉट ds2, इससे जो फ्लक्स पास होगा, इससे प्लस E3 डॉट ds3। तो नेट फ्लक्स ये निकल गया, इतना हो जाएगा। अब E डॉट ds1 हम निकालेंगे, इसके बीच में मैंने θ1 एंगल ले रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E1 ds1 मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ cos θ1 और प्लस E2 ds2 cos θ2 प्लस E3 ds3, नहीं सॉरी ये पाई माइनस θ1 हो जाएगा, फिर पाई माइनस θ2 प्लस E3 ds3 cos θ3। ये हमारे पास ये बन गया टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है। अब देखिए E1 ds1 cos θ1, E1 की वैल्यू यहाँ सपोज ये R1 डिस्टेंस पर है यहाँ से, और ये जो B पॉइंट है ये R2 डिस्टेंस पर है, और ये C पॉइंट जो है R3 डिस्टेंस पर है O पॉइंट से जहाँ पर चार्ज है। तो E1 कितना हो जाएगा, सिंपली ये पॉइंट चार्ज ले रखा है, तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q चार्ज है, R1 डिस्टेंस है, R1 स्क्वायर ds1 cos θ1 हो गया, प्लस E2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 स्क्वायर ds2 cos पाई माइनस θ cos θ2 विद नेगेटिव साइन हो जाएगा, प्लस E3 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R3 स्क्वायर ds3 cos θ3, ये बन गया। अब यहाँ से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन ले लेंगे, तो नेट फ्लक्स कितना पास होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, देखिए ds1 cos θ1 अपॉन R1, ds1 cos θ1 अपॉन R1 स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, माइनस इंटीग्रेशन डी आ रहा नहीं है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ds2 cos θ2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस ds3 cos θ3 अपॉन R3 स्क्वायर, ये हो गया। अब ds1 cos θ1 अपॉन R1, इस पर जो सॉलिड एंगल ये बनाएगा वो d ओम हो गया। अब देखिए यहाँ पर ds1 cos θ1 अपॉन R1 स्क्वायर, यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है ये 3 डायमेंशन, सपोज हम मान लेते हैं d ओम मान लेते हैं। अब ये सरफेस भी d ओम बनाएगा, ये सरफेस भी d ओम बनाएगा, ये सरफेस भी d ओम बनाएगा, तो ये भी d ओम होगा, ये भी d ओम होगा, ये भी d ओम होगा, सेम होगा क्योंकि सरफेस एरिया मैंने बताया नॉर्मल डायरेक्शन में ds1, तो ये किसके बराबर हो गया, d ओम हो गया, यही ds2 cos θ2 अपॉन R2 स्क्वायर हो गया इक्वल टू ds3 cos θ3 अपॉन R3 स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो फाई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया डी इंटीग्रेशन डी ओम माइनस इंटीग्रेशन डी ओम प्लस इंटीग्रेशन डी ओम, तो डी ओम कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, फाई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओम, केवल इंटीग्रेशन डी ओम। अब अभी बताया था मैंने क्लोज्ड सरफेस किसी पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनाता है 4 पाई, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 4 पाई रख देंगे क्लोज्ड सरफेस, फाई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओम की जगह 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारे पास फाई कितना हो गया Q/एप्सिलॉन नॉट, यानी ये टोटल E डॉट ds हम लिख देते हैं इसमें, तो टोटल फ्लक्स
एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या था, ये गॉस लॉ है, फर्स्ट गॉस लॉ। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो समझ में आ गया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अब देखिए, अब हम इसका दूसरा केस देखते हैं। अगर ये चार्ज कहाँ हो, बाहर हो, तो ये चार्ज को हम कहाँ रख देते हैं, बाहर रख देते हैं। तो बाहर रख देते हैं, इसी में थोड़ा मॉडिफाई मैं कर दे रहा हूँ कि इस चार्ज को मैं बाहर कर देता हूँ। इसको थोड़ा सरफेस को मैं बना देता हूँ, इसको इस प्रकार से सरफेस ले लेता हूँ कि ये चार्ज बाहर आ जाए। ये सरफेस मैंने ले लिया है, ये सरफेस ले लिया, इस तरह से ले लिया सरफेस। अब ये चार्ज बाहर आ गया हमारे पास, ये पार बाहर हो गया इससे। तो अब एक पॉइंट पर और कट करेगा ये, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर और कट कर रहा है। अभी तक तो 3 ही पर कट कर रहा था, चार्ज क्यों बाहर ले लिया मैंने। तो अब ये जो है इस पर, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा। अब ये S1 S2 ले रखा है, S0 कर देता हूँ इसको मैं। तो ये सरफेस एरिया कहाँ की ओर होगा फिर, बाहर की ओर हो जाएगा। ये S0 कर दिया, DS0 कर दिया मैंने, और यहाँ पर E0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सब कुछ, क्योंकि E1 E2 E3 पहले मैंने लिख रखे हैं। तो यहाँ E0 कर दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में θ0 जो है, θ0 जो है, ये एंगल हो गया। तो ये कितना हो गया, पाई माइनस θ0 हो जाएगा बीच में। बाकी फिगर सेम उसी तरह से है, बस सिर्फ एक सरफेस और ज़्यादा आ गया। तो अब यहाँ पर जो नेट फ्लक्स हम निकालेंगे फाई, वो कितना हो जाएगा, एक टर्म और जुड़ जाएगा इसमें, E0 डॉट DS0 प्लस ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी हम वैल्यू रख देते हैं इसकी, फाई इक्वल टू E0 का मैग्नीट्यूड DS0 का मैग्नीट्यूड कॉस पाई माइनस θ0 प्लस ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव का हो जाएगा, फाई E0 DS0 कॉस θ0 प्लस ये माइनस का हो जाएगा। तो इसमें एक टर्म और जुड़ जाएगा, माइनस का DS0 कॉस θ0 अपॉन R0 स्क्वायर। डिस्टेंस भी R0 मान लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक R0 है, ये R1 हो गई, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये R2 हो गई, और ये पूरी डिस्टेंस R3 हो गई, और ये इसकी जो है R0 मान ली, R0। तो यहाँ पर एक टर्म और आ जाएगा फिर DS0 कॉस θ0 अपॉन R0 स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर माइनस का एक टर्म और जुड़ जाएगा, इसमें माइनस से हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा d ओम। तो अब सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये इंटू 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, फाई इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं कि E डॉट DS इक्वल टू 0। ये हमारे पास था कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज पार्टिकल सरफेस के बाहर है तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से आपको अंडरस्टूड है, साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर चार्ज बाहर है तो अगर क्लोज सरफेस बनाएंगे तो हमेशा उसको कितने पॉइंट पर, कितने सरफेस पर काटेगा, एलिमेंट्री सरफेस पर, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्री सरफेस, 1 2 3 4। अगर मैं 2 ही मानूंगा तो बाहर यहाँ पर पॉइंट यहाँ रख देता हूँ चार्ज, तो 1 2, जैसे 2 पर कट करेगा, तो या 2 पर कट करेगा, या 4 पर करेगा, या 6 पर करेगा, या 8 एलिमेंट्री सरफेस। तो उनके जो है टोटल जो ये एरिया आएगा, सॉलिड एंगल आएगा, वो सब समान होंगे और एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो नेट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था। और अंदर पॉइंट है तो वो क्या है, ऑड में कट करेगा, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक आपका जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 4 पाई के बराबर हो जाएगा, और वो E डॉट DS कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये तो गॉस लॉ था। अब इस गॉस लॉ का हम एप्लीकेशन, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, तो हर जगह तो हमको क्लोज सरफेस मिलेगा नहीं, हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सरफेस लेंगे, ठीक है, उसी शेप का, जिस शेप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसी शेप का हमने क्या लिया, एक जिस पॉइंट पर निकालना है, जिस पॉइंट पर निकालना है उतनी डिस्टेंस पर हमने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस कहते हैं इसको, हाइपोथेटिकली या क्लोज सरफेस बनाते हैं उसको, जिसका हमको एरिया मालूम होता है, ठीक है, हम सॉलिड एंगल इजीली निकाल सकते हैं।
तो क्लोज सरफेस बनाएंगे। तो ये जो है हाइपोथेटिकल सरफेस या इमेजिनरी सरफेस क्या कहलाता है, गॉसियन सरफेस। मान लीजिए जैसे स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फीयर पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हमने किसी उसके सेंटर से बाहर r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे, r रेडियस का एक स्पेरिकल सरफेस बनाएंगे। उस वही सेंटर क्या कॉन्सेंट्रिक होगा, वो उस स्फीयर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसका सेंटर और जो हमने हाइपोथेटिकल सरफेस बना रखा है उसका सेंटर सेम होगा, कॉन्सेंट्रिक। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो उस गॉसियन सरफेस से हम क्या, क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज इनक्लोज कर रखा हमने स्पेरिकल, तो हम क्या निकाल लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से E डॉट ds इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे स्पेरिकल सेल के अंदर हम इस गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो चार्ज तो बाहर है, अंदर है ही नहीं उसके, तो नेट जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो बहुत आसान हो जाएगा इससे, जो हमारे जो हमने पिछले वीडियोज़ में कैलकुलेशन की थी, वो कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो जाएंगी गॉस लॉ से। तो आई होप आप लोगों को ये गॉस लॉ समझ में आया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका गॉस लॉ का एप्लीकेशन किस तरह से होगा वो बताएंगे। यदि ये समझ में आया, आपने वीडियो को एंजॉय किया, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।